आई थिंक सही जगह पे बैठा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप सभी जानते हैं हाल ही में मैंने ये स्कूटर परचेज़ किया है और अभी तक मैं इस स्कूटर को ऑलमोस्ट 1200 या 300 किलोमीटर के आसपास में ड्राइव कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं इसके साथ में। जो जेन्युइन मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ इसके अंदर में ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंपनी को ध्यान देने चाहिए, जिस पे कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फ्रेंड्स। आप कह सकते हैं ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस स्कूटर के बारे में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करते टाइम पे काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं मन में। हम लोग पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी जब इससे पहले मैं बाइक ड्राइव करता था और जिस टाइम पे ये प्लान कर रहा था कि मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे कि मैं एक अच्छा खासा अमाउंट उसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाला हूँ और पता नहीं कैसा रहेगा उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना, क्या उसकी वर्थ होगी या नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर आप सभी जानते हैं वो थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं नॉर्मल स्कूटर्स के मुकाबले में, नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले में। तो एक खिलौना सा, लोग कहते हैं कि एक खिलौना सा है, बहुत छोटा सा है। इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज अपने ई-प्लूटो 7G के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने पिछले काफ़ी महीनों से मैं यूट्यूब पे ये सर्च कर रहा था कि मैं किस इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँ जिस पे मेरे को उसकी लाइफ भी अच्छी मिले, रेंज अच्छी मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, बाय प्रोफेशन मैं, जो मेरा प्रोफेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरी डेली की जो रनिंग है दोस्तों, वो 100 किलोमीटर्स मिनिमम मैं डेली ड्राइव करता हूँ। तो मेरी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती थी बाइक के साथ में या अपनी गाड़ी के साथ में भी जाऊँ तो कहीं ना कहीं अगर मैं बाइक पे ड्राइव कर रहा हूँ पर डे 100 या 125 किलोमीटर, किसी दिन 90 किलोमीटर, तो मेरा जो ओवरऑल जो निचोड़ आता था महीने के एंड में, मैं बाइक पे अपनी 7 से 8 हज़ार रुपये का पेट्रोल इन्वेस्ट कर रहा था। और अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूँ तो CNG व्हीकल है, आप सभी जानते हैं मेरा रेनो ट्राइबर है मेरे पास CNG में। अगर मैं ट्राइबर लेके भी निकलता हूँ तो फ्रेंड्स, अगर मैं 125 किलोमीटर चलता हूँ तो कहीं ना कहीं आप उसको 2 से ढाई रुपये से कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो 250 रुपये के आसपास मेरा उसका भी पर डे का मेरा खर्चा था। वो भी कहीं ना कहीं महीने में 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास मुझे कॉस्ट करती थी मेरी रनिंग को देखते हुए। यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स जिसको मैं लेकर के काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। इतना ज़्यादा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट महीने में सिर्फ और सिर्फ अपनी हम रनिंग के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं, तो सब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हाथ टाइट हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करने का मन बनाया, काफ़ी रिसर्च करी। एंड ऑफ द रिज़ल्ट जो मुझे समझ में आया, प्योर ईवी कंपनी का ई-प्लूटो 7G। इस कंपनी का एक प्रोडक्ट और भी आता है मार्केट में, 2 प्रोडक्ट हैं बेसिकली इस कंपनी के और भी, जो कि दोनों ही तीनों प्रोडक्ट इसके लो स्पीड मॉडल में भी हैं और हाई स्पीड में भी हैं। तो फ्रेंड्स, लो स्पीड मॉडल पे मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि डेली की इतनी रनिंग अगर आप डेली लाइफ में करते हो तो आपको कहीं ना कहीं स्पीड भी चाहिए, जस्टिफाई स्पीड चाहिए। तो मैं हाई स्पीड मॉडल पे गया। ई-प्लूटो 7G को फाइनल करने के कुछ रीजंस थे और ई-ट्रांस न्यू पे ना जाने के भी कुछ रीजंस थे, जो कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इन दोनों में क्या कुछ एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को लेकर के मैंने जो अपनी डेली रनिंग कॉस्ट थी मेरी, वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी 90% कम करी है। जी हाँ दोस्तों, 90% मैं अपनी डेली रनिंग कॉस्ट को कम कर चुका हूँ। और अब जो मेरे को कॉस्ट इसके अंदर में आ रही है पर डे की मेरी रनिंग की फ्रेंड्स, मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं, जैसा कि लोग नॉर्मली कहते हैं, शोरूम वाले कहते हैं, डीलर्स कहते हैं कि आप इसको अगर एक बार फुल चार्ज करते हैं तो आपको जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी वो 2 यूनिट, 2.5 यूनिट, कोई कहता है 1.5 यूनिट, लेकिन मैं कहता हूँ चलिए आप मैक्सिमम साइड पे इसका 3 यूनिट ही मान लीजिए। तो फ्रेंड्स, जहाँ मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, जहाँ हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं दिल्ली के अंदर में, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो 6.5 से 7 रुपये का पर यूनिट हमें कॉस्ट पड़ती है उसकी। तो दोस्तों, 3 यूनिट को भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगर इसमें मैं डेली के 3 यूनिट लगा रहा हूँ डेली चार्जिंग में तो मुझे 21 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है फ्रेंड्स। 20-21 रुपये की कॉस्ट में अगर मैं 100 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ, तो जो मेरी डेली की पहले रनिंग कॉस्ट आती थी 250 से 300 रुपये की या 200 रुपये की भी आप मान लें, अगर 200 रुपये की मैं अपने रनिंग कॉस्ट को 20 रुपये पे ले आया हूँ, तो वो मेरे को 90% मेरी जो सेविंग्स है उसको सेव करने में मैं सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों,
सबसे पहले जो आपको इसके अंदर में एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि आपकी जो डेली रनिंग कॉस्ट है आप उसको 90% कम कर लेते हैं। वो अमाउंट जो बचेगा वो आपके किसी और काम में, फैमिली के काम में आपके आएगा फ्यूचर में। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ e-Pluto 7G को लेकर के, तो मैं मार्केट में और भी प्रोडक्ट हैं, डे बाई डे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बुरी भी नहीं है। एक जस्टिफाई ये परफॉर्मेंस देता है, अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करता है, रोड पे लोगों की अटेंशन ग्रैब करता है। जैसा कि आप देख पाएंगे जो इसकी लुक है वो क्लासिक लुक के साथ कंपनी ने इसको लॉन्च किया है और इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है। ये भी इसको सेलेक्ट करने के पीछे एक रीज़न था मेरा, इसकी लुक्स। तो लोगों की अटेंशन ग्रैब करता है जब आप रोड पे चलते हैं। बिल्कुल साइलेंट स्कूटर है क्योंकि इसके अंदर में हब मोटर है, कोई इंजन नहीं है तो शोर नहीं करता, कोई इसके अंदर गियर नहीं है। नॉर्मल आपको इसमें ब्रेक क्लच दिए गए हैं जो क्लच के टाइप, तो नॉर्मल इसमें आपको आप देख पा रहे हैं जो लीवर्स हैं ये ब्रेक्स के लिए आप इसको अप्लाई करते हैं, फ्रंट और रेयर। तो दोस्तों मैं इसको नॉर्मली, जो मेरा हैबिट है जिस तरह की स्कूटर ड्राइव करने की, जब मैं अपने घर से निकलता हूँ अपनी फील्ड के लिए, तो जहाँ मुझे लगता है कि मुझे इसको इको मोड पे ड्राइव करना चाहिए, मैं इसको इको मोड पे ही ड्राइव करता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा मुझे एक पैच मिल रहा है जहाँ पे मैं इसको सिटी मोड पे ड्राइव कर सकता हूँ, मैं इसको सिटी मोड पे शिफ्ट कर देता हूँ। और जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब लंबा पैच कवर करना है और मैं ओपन एरिया में हूँ, हाईवे के ऊपर हूँ, तो मैं इसको स्पोर्ट्स मोड के ऊपर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, जिस पे कि जो मुझे स्पीड मिलती है फ्रेंड्स, अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हैं जो आपको इसमें स्पीड मिलती है जब बैटरी फुल चार्ज होती है, आपको मिलेगी इस पर 35, 36, 37। लेकिन जैसे जैसे आपके जो बार्स हैं वो जब कम होते जाते हैं, लेकिन जो उसमें बिल्कुल मिनिमम साइड पे मैं जाके बताऊंगा कि अगर आपकी बैटरी के अंदर में 20 या 30% भी बैटरी बची हुई है तब आपको क्या स्पीड मिलती है। हम हाई स्पीड पे नहीं जाएंगे, लोग कहते हैं कहाँ तक दौड़ सकता है या कितना ये दौड़ता है। हम प्रैक्टिकल चीज़ पे जाएंगे कि जब हमारी बैटरी इसमें 50% बचती है, 50% से डाउन जाती है, तब हमें इसकी क्या परफॉर्मेंस मिलती है। तो दोस्तों ये कंफर्म है कि जब ये इसमें बैटरी अगर आपकी 20% भी बची है तो आपको ये 25 से 30 के बीच में इको मोड पे स्पीड देता है। आप सिटी मोड पे जाएंगे आपको ये 35 से 40 के बीच में देगा फ्रेंड्स। और जब आप इसको 20% बैटरी या 25% बैटरी के साथ में आप इसको स्पोर्ट्स मोड के ऊपर में चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं, तो ये कंफर्म है कि ये आपको 50 की स्पीड देता है। ये 52 भी दिखाता है, 53 भी दिखाता है, लेकिन ये 50 की स्पीड आपको कंफर्म है ये स्कूटर प्रोवाइड करता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी को लेकर के मैं कंपनी को ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितना अमाउंट हम डीलर्स को इसके लिए पे कर रहे हैं, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है आपको उसके अंदर में बहुत ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अभी और 10 से 15% के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के साथ में कंपटीशन लड़ना चाहते हैं और उनसे आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या जो इसके पार्ट्स हैं, इसका सस्पेंशन है, आपको उसके ऊपर में अभी और थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। दोस्तों इसके जो सस्पेंशन है वो स्टिफ साइड पे हैं और मेरा सजेशन यही है कि इसके जो सस्पेंशन है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट ट्यून किया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो इस स्कूटी का ओवरऑल वेट है इंक्लूडिंग बैटरी वो नियर अबाउट 90 kg के आसपास इसका वेट है। और 90 kg के वेट का एक टू व्हीलर जो है वो काफ़ी लाइट टू व्हीलर हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में या हमारे किसी भी सिटी के अंदर में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के जो रोड्स हैं, रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर ज़रा सा भी कोई छोटे से बम्प्स वगैरह आते हैं, ब्रेकर आता है, कोई पॉट होल आता है जिसमें से हम अपने स्कूटर ड्राइव करके क्रॉस करके निकलते हैं, तो स्कूटी जंप लेती है। जाहिर सी बात है वेट कम है तो वो जंप लेगी, और उन जंप्स की वजह से जो शॉकर की जो फीलिंग आती है हमें, वो काफ़ी हार्ड फील हमें शॉकर होते हैं। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हमें इसके शॉकर्स पे कंपनी को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी एक बात फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो हमें इसके अंदर में टायर प्रोफाइल मिलती है, मेरा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन कंपनी को यही है कि आपको एटलीस्ट जो आपके पास में टायर हैं, जो इसको आप इस प्रोडक्ट के साथ में या फिर ई ट्रांस नियो के साथ में कस्टमर्स को दे रहे हैं, इसके साइज़ को प्लीज़
एटलीस्ट 12 इंच के टायर साइज़ के साथ में इसको आप लॉन्च करें, क्योंकि 10 इंची का जो टायर साइज़ है वो बहुत ही छोटा टायर साइज़ है। आप देखेंगे और भी बहुत सारे मार्केट में जो ब्रांड्स हैं वो अब मोस्टली ब्रांड्स 12 इंची की टायर साइज़ के प्रोफाइल के साथ में मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आप इस पार्ट पे ध्यान दीजिए, आपको शॉकर्स पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, जो आपकी फाइबर की क्वालिटी है, नो डाउट काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये फाइबर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो अभी जॉइंट्स वाली बात है, जो बॉडी पार्ट्स इसके जो आप असेंबल करते हैं, जो उसकी फिट एंड फिनिश है, उसके ऊपर में थोड़ा सा आपको ध्यान और देना पड़ेगा दोस्तों। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, जो चीज़ें नोटिस करने के मैंने करी हैं और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, और आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं दिखाता हूँ इसमें क्या कुछ मैंने नोटिस किया है, जो मैं कंपनी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप अगर इसमें ध्यान दे पाएंगे, ये आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसके जॉइंट्स हैं आप देखिए, अगर हम पूरे यहाँ से वहाँ तक अगर नज़र डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आप देख पा रहे हैं जो गैप्स आ रहा है इसमें, ये देखिए। फिट एंड फिनिश के मामले में ही मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी को ध्यान देनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। अगर हम ऊपर से भी देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों पे कंपनी को अभी काफ़ी कुछ इस पे होमवर्क करने की ज़रूरत है आई थिंक। दूसरा फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ इस पैनल की, जब आप इसको दबाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें चरचराहट की आवाज़ आती है। दोस्तों एक चीज़ है इसमें जो कंपनी ने पता नहीं क्यों ऐसा किया, ये चीज़ मैं ख़ास तौर से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये जो हमारा हैंडल जो ग्रिप है इसके पास में जहाँ पे ये अप डाउन का हमारा हेडलाइट का बटन है, और ये जो पार्ट है जो यहाँ से ये बैंड हो गया है ये नीचे की तरफ, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा इंची की प्रॉपर ऐसे कवरिंग दी गई है, ताकि यहाँ से कोई अंदर इसका बॉडी पार्ट ना दिखे। अगर आप वॉशिंग करें तो यहाँ से पानी अंदर ना जाए। यहाँ पे भी ये ठीक है, ये मैच कर रहा है इसके साथ में। लेकिन अब अगर हम आ जाते हैं इस पार्ट पे, हमारे राइट हैंड साइड वाले पे, तो यहाँ आप देखें कंपनी ने कितनी बड़ी, मेरा मानना है कि ये ब्लेंडर मिस्टेक है जो कंपनी ने करी है इसके साथ। यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम, तो ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ तक सही आया। लेकिन जब कंपनी ने इसको यहाँ से इसके लिए इसको डिज़ाइन करा, तो ये जो यहाँ पे आधे इंची का जो कवर होना चाहिए था, ये देखें, ये पूरा का पूरा कंपनी ने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। अब इसकी वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें जो नुकसान आ रहा है, आप अंदर देख पाएंगे, आपको वायर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल इसके अंदर में पार्ट्स हैं, एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इसके अंदर में यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वो चीज़ समझा पाऊँ जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, अंदर आप देख पा रहे हैं सॉकेट्स लगे हुए हैं, किसी तरह के फ्यूजेस हैं या इसके कनेक्टर्स हैं जो इसके अंदर में बटन्स के साथ में यहाँ पे लगा रखे हैं कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आप देखें अगर, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कंपनी ने ये बहुत ही बड़ी कमी छोड़ दी है? यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कंपनी को ज़रूर देना चाहिए था जिससे कि ये अंदर यहाँ पे इसको वॉशिंग करते टाइम पे वाटर डैमेज होने के चांसेस ना रहें। इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेम वही चीज़ कि कहीं ना कहीं कंपनी के फिट एंड फिनिश के अंदर में थोड़ा सा इशू है। आप देख पाएंगे यहाँ पे भी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके जो बीच में गैप आ रहा है, पैनल्स का गैप है, इसको कंपनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसी कोई ख़ास, अगर आप इसको देखें दूर से तो बहुत कुछ आपको इसके अंदर में प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, अगर तो कंपनी को चाहिए कि इसको वो कुछ इस तरह से ट्यून करे सस्पेंशंस को, जो स्कूटी है हमारी जंप कम ले, और जितना जंप कम लेगी, जितना स्टिफनेस इसकी कम होगी, उतने ही इसकी जो बॉडी है वो इसकी लाइफ बनी रहेगी और लंबी चलेगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ जहाँ फोकस कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है ई-ट्रांस नियो, उसके अंदर में एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि रेयर टायर के ऊपर में एक टायर हगर दिया गया है। टायर हगर मीन्स दोस्तों कि वो टायर के ज़रिए उड़ने वाली जो मट्टी है, पानी है, कीचड़ है, उसको जो बैटरी पैनल है, हमारा बैटरी का जो पार्ट है, बॉक्स है, उस तक जाने से काफ़ी हद तक उसको रोक पाता है। इसके अंदर में वही चीज़ नेगेटिव हो जाती है कि आपने स्विंग आर्म के साथ में जो यहाँ पे टायर हमारा जहाँ जिस जगह पे प्लेस किया गया है,
यहाँ पर आपने इसके ऊपर में कोई भी टायर हगर नहीं दिया है, जिसके वजह से जो होने वाले नुकसान हैं मैं शायद आपको समझा सकूं वीडियो के ज़रिए। देख पा रहे हैं आप सामने हमारा बैटरी का बॉक्स है, पूरा बैटरी चैम्बर है। अगर इससे पानी उछलता है, कीचड़ उछलती है, तो वो सब कुछ जाके बैटरी चैम्बर के ऊपर में लगता है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। जिसकी वजह से होगा क्या, इसकी मेटल की बॉडी है बैटरी चैम्बर की, वो कुछ टाइम के बाद में रस्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें उसके अंदर में कुछ ना कुछ उसको सेफ रखने के लिए वेल्डिंग वगैरह करानी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ उसके अंदर में हमें उसको सिक्योर करना पड़ेगा। तो आप लोगों को चाहिए, कंपनी वालों को स्पेशली, कि जो हमारा इसका बैटरी का जो चैम्बर है, जो बॉक्स है, उसको कीचड़ से, पानी से, किसी भी तरह से रस्टिंग आने से बचाने का कोई उपाय निकालें आप। फ्रेंड्स, यही कुछ है इसके अंदर में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था, मैं अपना इंप्रेशन गलत नहीं कहूँगा, बुरा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं इस प्रोडक्ट को, और उम्मीद करता हूँ आगे ये लॉन्ग टर्म में मेरे को काफ़ी अच्छा ये फीडबैक देने वाला है। बाकी हम बात कर लें अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, हॉर्न का साउंड एक डिसेंट साउंड इसमें आपको मिलता है। जो ब्रेक्स हैं, अब मैं ब्रेक्स पे आता हूँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट में थोड़ा सा मेरे माइंड से स्लिप हो रहा था। दोस्तों आप देख पाएंगे इसमें जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील के अंदर में यहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, जो प्योर कंपनी के जो अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है वहीं से तैयार की गई है। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर हम इसकी अब हम रेयर ब्रेक की बात करें, जो कि इस प्रोडक्ट के अंदर में प्योर ईवी के सभी प्रोडक्ट में जो रेयर ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक के रूप में दी जाती है। दोस्तों जो फ्रंट ब्रेक है इसकी, उसकी बाइट्स बहुत ही अच्छी हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है इस 1200-1300 किलोमीटर के अंदर के मेरे साथ 4-5 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे अचानक ब्रेक लेनी पड़ी। और मेरी आदत है कि मैं दोनों जो ब्रेक्स हैं उनको एक साथ अप्लाई करता हूं, और मेरी स्कूटी वहीं की वहीं जाम हो गई दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई करने पर। अगर मैं सिंगल ब्रेक इसमें अप्लाई करता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके अंदर में रेयर ब्रेक अप्लाई करता, सिर्फ और सिर्फ रेयर ब्रेक, तो कहीं ना कहीं मुझे ये डर रहता कि मेरी स्कूटी ब्रेक नहीं ले पाएगी, क्योंकि इसकी जो रेयर ब्रेक की जो बाइट्स है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। रेयर ब्रेक की बाइट्स इसकी बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। फ्रंट ब्रेक इसकी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन जो इसकी रेयर ब्रेक है उसकी बाइट्स बिल्कुल भी इसकी रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। आप इसको पूरा ब्रेक लीवर को प्रेस कर लें, तब भी आपकी जो स्कूटी आप जहाँ रोकना चाहते हैं वहाँ पर रुकेगी नहीं। ये इसका एक और नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो मैं सिर्फ इसकी अच्छाइयाँ ही आपके साथ शेयर करूँगा, जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी शेयर करूँगा, और शेयर करूँगा तभी कंपनी आगे चल करके उसमें इम्प्रूवमेंट करेगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो हमारा इसमें अंडर बूट स्पेस, अंडर सीट जो इसके अंदर में बूट स्पेस दिया गया है, आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, एक इसमें जस्टिफाई बूट स्पेस दिया जाता है हमें, लेकिन वहीं पर इसका जो लॉक मैकेनिज़्म है, मैं लास्ट एक कंप्लेंट लेके गया था सर्विस सेंटर, जो कि उन्होंने अपने हैंड से जो हो सकता था उन्होंने करके दिया। उससे काफ़ी हद तक इसकी चीज़ें जो हैं वो सुधर गई, काफ़ी साउंड इसका कंट्रोल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो लॉक मैकेनिज़्म है, इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कंपनी को। दूसरा, आप जो ये साइड फ्रेम देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा फ्रेम, मुझे ऐसा लगता है, आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो इसमें यहाँ पे स्क्रैचेस से पड़ रहे हैं, कुछ निशान से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंपनी को ध्यान देना चाहिए इसके सीट फ्रेम पे। क्योंकि जब हम इस पे बैठते हैं और हमारी स्कूटी जंप करती है, तो जंप करते टाइम पे यहाँ से अंदर से सीट के अंदर से काफ़ी करकराहट की सी चरचर सी आवाज़ें हमें फील होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप फील कर रहे हैं, इतनी इसके अंदर जो प्ले है, जो मूवमेंट है, जो इसके अंदर साउंड है, ये हमने लॉक कर दिया। शायद आप लॉक होने के बाद में जो साउंड आ रहा है वो भी सुन पा रहे हो। तो कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अपने इन कुछ चीज़ों के ऊपर में कंपनी ध्यान दे। कंपनी अगर इन पार्ट्स पे ध्यान देती है, इन चीज़ों पे जो इसमें कमियां हैं, अगर इसको इम्प्रूव करती है अपनी, तो आई एम श्योर ये प्रोडक्ट एक बहुत लंबी दौड़ में शामिल हो पाएगा, अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, यही मेरा इसमें फ़र्स्ट इंप्रेशन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मेरा फर्स्ट, इसका आप इसको रिव्यू नहीं कह सकते कंप्लीट, क्योंकि रिव्यू मैं आपके लिए एक डिटेल्ड रिव्यू लेके आऊँगा जब मैं इसको ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर रन कर लूँगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 1200-1300 किलोमीटर ही मैंने इसको ड्राइव किया है दोस्तों।
और इन 1200-1300 किलोमीटर्स के अंदर में जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस प्रोडक्ट को लेके, वो मैंने आपके साथ शेयर करा है दोस्तों। अपने इस वीडियो के ज़रिए मैं ख़ास तौर से कंपनी को, क्योंकि मैं बार बार कंपनी का नाम ले रहा हूँ और बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, कंपनी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो मैंने इसके अंदर में कमियाँ बताई, जो मैंने अब तक इसके अंदर में मैंने रियलाइज़ करी हैं, जो नोटिस करी हैं, मैं चाहता हूँ कंपनी उन पार्ट्स को प्लीज़ ध्यान दे और उन पार्ट्स के ऊपर में इस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करे। तो दोस्तों आज के लिए बस यही वीडियो है और यही कंटेंट था, यही मेरा कंसर्न था जो आपके साथ मैंने शेयर करा है। आगे बहुत कुछ इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और आएंगे, काफ़ी कुछ जो मैं इसके साथ और नया एक्सपीरियंस करूँगा वो आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों फिर से लास्ट में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलना होगा। इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त RK। बाय बाय।